हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 3.5 की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, इनको पढ़ने की 4 विधियों के नाम बताए थे आपको, ठीक है। जिसमें से एक विधि थी ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, दूसरी थी हमारी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरी थी हमारी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और चौथी और लास्ट वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हम लोगों ने सारी विधियां पढ़ ली हैं। अब लास्ट विधि एक बची है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। तो देखिए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विधि भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे सुनहरे शब्दों में लिखा रहता है दिए गए समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा इस फॉर्मूला बेस पर है, ये कैलकुलेशन भी हार्ड है इसमें थोड़ी सी, लेकिन समझ जाओगे, अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक आप लोग को बताएंगे। वज्र गुणन, वज्र गुणन मतलब होता क्या है? वज्र मतलब होता है, वज्र गुणन मतलब तिरछा गुणा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैंची गुणा, जैसा आप समझ पाओ, जैसे आपको मिलता था ना x/3 इज इक्वल्स टू 7/5, ये ऐसे तिरछा गुणा करते हैं ना। x का 5 में किए 5x प्लस 3 7 जा 21, ठीक। तो ये क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी को हम क्या बोलते हैं? वज्र गुणन। यही है वज्र गुणन, ठीक है। तो हम आप लोग को एक फॉर्मूला ड्राइव करवाएंगे। तो अगर आप लोग को जल्दी में सॉल्व करना है तो फार्मूला याद रखना, फार्मूले पर आप वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा वज्र गुणन विधि के अंतर्गत, ठीक। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि वज्र गुणन विधि में जो समीकरण दिए रहेंगे ना, उन्हें लिखने का ये तरीका रहेगा, a1 हटा दो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हम बना करके तभी सॉल्व करना शुरू करेंगे। कब? वज्र गुणन विधि में, ठीक है। बराबर में 0 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसे बनाएंगे 0 बराबर में। अब देखिए, दूसरा समीकरण मानते हैं हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, इसे नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। इसके बाद में क्या करना है, देखो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा, बस ध्यान से आप देखते रहो। यहां आप ऐसे लिखना x बराबर लगा लेना, ठीक। फिर लिखना आप ऐसे y, फिर बराबर लगा लेना थोड़ी दूरी पे, फिर लिखना आप 1, ठीक। x फिर y फिर 1 बराबर लगाते हुए चलना है। अब देखना, ऐसे आप डिवाइड लगा दो, ऐसे ऐसे। अब इसके डिवाइड में क्या लिखना है, अब सबसे समझने वाली सबसे मेन बात यहीं से शुरू होती है कि अब x के नीचे हम क्या लिखेंगे, हर x का क्या लिखेंगे। देखिए, इसमें a1, ये दो समीकरण है ना, तो जब हम x के नीचे क्या लिखेंगे, देखिए जब x के नीचे लिखना होगा तो हम ये x वाला पार्ट मूंद लेंगे, ठीक है। हम ये मूंद लेंगे पूरा, और y का गुणांक और ये अचर पद ये लिखेंगे। ये लिखने का क्या तरीका होगा हमारा, ये चक्रीय क्रम में लिखा जाएगा। अब चक्रीय क्रम क्या होता है, ये देखो ऐसे,
ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये तरीका रहेगा। ठीक है, तो x के नीचे लिखना है तो x का पार्ट पूरा ऐसे मूंद लो आप, b1 ऐसे लिखना आप, b1 फिर नीचे b2, b1 फिर b2, फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, c1 c2, c1 c2। ठीक है, क्या लिखा मैंने, x का लिखना था तो x वाला पूरा पार्ट मूंद लिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, y का गुणांक b1 b2, फिर अचर पद c1 c2, इसका काम खत्म। अब देखिए, अब हमें y के नीचे लिखना है तो y के नीचे क्या लिखेंगे, जब y का लिखना होगा हमें तब y का पूरा पार्ट हम ढक लेंगे। तब क्या लिखेंगे, अब a1 a2 नहीं लिखेंगे, अगर a1 a2 करोगे तब गलत हो जाएगा, हमें चक्रीय क्रम में चलना है आगे, तो पहले c1 c2 लिखेंगे, c1 c2, अब लिखेंगे a1 a2, a1 a2। ठीक, ये भी हो गया। अब देखिए, अब एक के नीचे क्या लिखेंगे, ये हमारा अचर पद है ना, अब अचर पद वाली वैल्यू हम ढक लेंगे, c1 c2 ढक लेंगे ऐसे। ठीक, तब क्या लिखेंगे, अब a1 a2, पहले a1 फिर a2, उसके बाद में आगे वाला b1 b2, b1 b2। ठीक है, गुणांकों को हमें लिखना है, चरराशि के गुणांकों को। देखिए एक बार फिर से समझिए आप, ये समीकरण है, हम लोगों ने x y और 1 लिखा अपने तरफ से, बराबर लगाया, फिर x के नीचे क्या लिखेंगे, जब x के नीचे लिखना होगा तो हम x वाला पार्ट पूरा ढक लेंगे। उसके बाद में y का, देखिए y का गुणांक क्या है, b1 b2, तो हमने लिखा b1 b2, फिर आगे अचर पद c1 c2, तो हमने लिखा c1 c2, इसका काम खत्म। अब y का लिखना है हमें, तो y के नीचे क्या लिखा जाएगा, तो y पूरा ढक लेंगे। फिर हम a1 a2 नहीं लिखेंगे, पहले आगे चक्रीय क्रम में चल रहा है, तो c1 c2 लिखा हमने, फिर अब उसके बाद में लिखेंगे a1 a2, तो हमने लिख दिया a1 a2। अब इसका भी काम खत्म। अब आती है बात अचर पद की, तो अचर पद में क्या लिखेंगे, तब अचर पद को हम ढक लेंगे ये, तब पहले लिखेंगे a1 a2, फिर b1 b2। देखिए अब इसमें एक बात और आप देख लेना, ऐसे करने के बाद में कि सामने की सामने वैल्यू एक जैसी दिखनी चाहिए। जैसे ये c1, इसके सामने c1, c2 सामने c2 दिख रहा है, a1 सामने a1, a2 सामने a2। ठीक है, अगर इस तरीके का ना दिखे सेम टू सेम वैल्यू, तब कहीं आपकी गलती हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू होती है कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं से शुरू होगा, वज्र गुणन, ये और ये। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है, x को आप एज इट इज ऐसे लिखेंगे x। अब b1 का गुणा होगा c2 में, b1 c2, समझ में आ रहा है, b1 c2, तो यहाँ हम लिखेंगे b1 और c2, फिर माइनस लगाएंगे, b1 c2 माइनस लगाएंगे, फिर b2 c1। क्या किया मैंने, b1 c2 गुणा किया, b1 का c2 में, फिर माइनस लगाया b2 का c1 में, तो b2 c1, फिर बराबर लगा दिया। y, अब y के अपॉन में क्या, c1 का a2 में करेंगे गुणा, c1 का a2 में, तो क्या हो जाएगा, c1 और a2, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक, फिर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस लगाएंगे a2 b1। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे रहे हैं। क्या, समीकरण 1, इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2, और इसे नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे का कहानी देखिए क्या होगा, दिख रहा है आपको, 1 मिनट में चेक कर दे रहा हूँ जी, दिख रहा है। अब आगे हम क्या करेंगे कि एक
ये बराबर क्या, ये बराबर आपको क्या बता रहा है, ये बराबर आपको यह बता रहा है कि ये सब वैल्यू क्या हैं, बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है। और जब बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि समीकरण 1 जो है वो समीकरण 3 के बराबर होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर हो सकता है, या समीकरण 2 समीकरण 3 के बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बराबर लगा है, ठीक। तो बराबर का मतलब ही यही होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बार तो समीकरण 1 को समीकरण 3 के बराबर लेंगे। तो लिखिए आप, समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 3 लेने पर, समीकरण 1 को किसके बराबर लेंगे, समीकरण 3 के। तो लीजिए x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 और c1, ये हो गया। इसको किसके बराबर कर रहे हैं हम, इसके समीकरण नंबर 3 के। 1/a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया इसके बराबर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का हमें अगर मान निकालना है तो क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम इसको ऐसे तिरछा गुणा कर लें, इसको इधर भेज दें, तो x के अपॉन में 1 बच जाएगा, और किसी के अपॉन में 1 कोई उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसको आप यहाँ भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो जब इसको आप यहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये 1 के जगह आ जाएगा b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया x के लिए, ठीक है। x के लिए फॉर्मूला निकल चुका है। अभी हमें y के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 के बराबर कर लेंगे। तो लिखिए आप, समीकरण नंबर 2 बराबर समीकरण नंबर 3 लेने पर, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 के बराबर लेने पर। अभी मैं आपको केवल फॉर्मूला की उत्पत्ति करा रहा हूँ, ठीक है, अभी क्वेश्चन की बात हम नहीं किए हैं। तो लीजिए बराबर, समीकरण नंबर 2 क्या है, y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक, इज इक्वल्स टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब y का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज दें यहाँ, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया y के लिए, और ये फॉर्मूला है हमारा x के लिए। देखिए अब क्या टीचर लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला निकलवाने के बाद में बोल देते हैं बच्चा इसे आप रट लो, ठीक है। तो मैं भी कहूँगा रट लो, लेकिन एक मैं ऐसी ढांसू ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में पहुँचने के बाद अगर आप जानते हो और भूल जाओ तो आप क्या करो। देखिए बहुत ध्यान से समझना, जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलोगे भाई ऐसी ढांसू ट्रिक, कि अगर x का मान, या एक तो 2 ही मान निकालने रहते हैं, एक x का एक y का। अब केवल x y नहीं, कुछ भी हो सकता है, p q हो सकता है, मतलब चर राशि, 2 राशियां होंगी चर राशि, ठीक है। तो x y थोड़ा ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम x y की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए जब x और x का फॉर्मूला हमें ज्ञात करना हो तो आप केवल ये ध्यान रखिए कि x के लिए BC
क्या, BC अपॉन AB। इतना ही ध्यान रखो कि BC अपॉन AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी बता रहे हैं, BC अपॉन में AB। इतना केवल आपको याद रखना है कि x बराबर BC। अगर AB भी नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं, x बराबर BC ध्यान रखो। और थोड़ा अगर याद रखने की कैपेसिटी अगर है आपके पास तो इतना याद रखो कि x बराबर BC अपॉन AB। और y बराबर आपको याद रखना है CA अपॉन AB। नीचे दोनों AB रहेगा, बस x बराबर BC रहेगा और y बराबर CA। बस अगर इतना याद है तो फॉर्मूला ये दोनों, और कुछ है ही नहीं, काम खत्म। वहाँ पर आपको बस क्या करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। क्या करेंगे, एक बार 1 लिख देंगे और एक बार 2 लिख देंगे, फिर नीचे एक बार 1 एक बार 2। यही काम यहाँ भी, एक बार 1 एक बार 2, एक बार 1 एक बार 2। ठीक, इतना काम होने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, इतना काम करने के बाद में माइनस लगा देंगे। सब में माइनस लगा दो, सब में लगा दो, माइनस लगा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर से यही दोबारा लिख देंगे। क्या, BC दोबारा से लिखेंगे और AB भी दोबारा से लिखेंगे, और यहाँ भी दोबारा से CA दोबारा से लिखिए, CA, और यहाँ AB भी दोबारा लिखिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 1 2 लिखे थे तो यहाँ उल्टा कर देना है, यहाँ 2 1 कर देना है। यहाँ भी 1 2 लिखे थे तो पहले यहाँ 2 फिर 1, यहाँ फिर उल्टा कर दीजिए। 1 2 लिखा था हमने तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 1 लिख देंगे, यहाँ भी उल्टा 2 1। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यही तो है। देखो, x बराबर B1C2 माइनस B2C1 माइनस B2C1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। ये और ये देखिए, तो अगर है संभावना कि आप भूल जाओ तो इस तरीके से आप याद रखना कि x बराबर BC और y बराबर CA। उसके बाद में माइनस लगा देना, एक बार 1 2 तो दोबारा 2 1। तो ये तरीका हमारा वज्र गुणन का। अभी केवल मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया है, अभी क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों पे आते हैं, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखिए मैंने एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत ये 3 कंडीशन आप लोग को बताई थी कि जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, उस स्थिति में क्या होगा, रेखा जो हमारी होती है प्रतिच्छेदी होती है और अद्वितीय हल होता है। और जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, उस स्थिति में रेखा जो होती है हमारी वो समपाती होती है और उसका हल जो होता है वो अनंत होता है। और ये थर्ड कंडीशन थी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस स्थिति में क्या होता है, जो रेखा होती है हमारी वो समांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा, पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अगर ये फर्स्ट नंबर कंडीशन फॉलो हुई तो अद्वितीय हल होगा उसका। किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल नहीं होगा, ये थर्ड नंबर कंडीशन में। या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, सेकेंड नंबर कंडीशन। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हम फर्स्ट मेथड, ये हमारा, यदि ये जो प्रश्न नंबर 1 है इसके अंतर्गत अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हुई तभी हमें उसे सॉल्व करना है, अन्यथा हाथ जोड़कर चल देना है। ठीक, तो आइए करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं। तो चेक करिए, कैसे चेक करेंगे हम, गुणांकों की तुलना करने पर। A1 क्या है, A1 है हमारा 1। ठीक, B1 क्या है हमारा, B1 है हमारा माइनस का 3, और C1 क्या है हमारा, C1 है हमारा माइनस का 3।
ठीक है। और देखिए A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 3, B2 क्या है हमारा, B2 है हमारा -9 और C2 है हमारा -2। ठीक, अब चेक करिए A1 अपॉन A2, A1 अपॉन में A2, A1 कितना है 1 और A2 है 3, तो A1 अपॉन A2 कितना आया 1/3। अब आगे देखिए B1 अपॉन B2, B1 है हमारा -3 अपॉन में B2, B2 हमारा -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 जा 9, तो 1/3 आया। ठीक, अब देखिए C1 अपॉन C2 चेक करिए, C1 अपॉन C2 अगर हम देखें तो C1 है हमारा -3 और C2 है हमारा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 3/2। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ हमें दिख रहा है चूँकि A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के, तो बराबर दिख रहा है। ठीक, क्योंकि A1 अपॉन A2 1/3 आया और B1 अपॉन B2 भी 1/3 आया, बट C1 अपॉन C2 3/2 आया। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक, तो ये कंडीशन नंबर 3, इसका कोई हल नहीं होगा। तो चूंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, इसलिए ये चूंकि, इसलिए लिख दीजिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो बस अब यहीं छोड़ देना है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है वज्र गुणन विधि से। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि यदि अद्वितीय हल होगा तभी हमें उसको सॉल्व करना है, तो हल इसका क्या आ गया, इसका कोई हल नहीं है, 3rd नंबर कंडीशन, तो इसलिए इसे बस इतने पे ही आपको छोड़ देना है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है। अच्छा चलिए पहले इससे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा के तब बात करते हैं आगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें ये समीकरण दे रखा है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि वज्र गुणन विधि का जब आप उपयोग करेंगे ना, इस विधि से अगर समीकरण हल कर रहे हैं तो जो समीकरण है हमारा वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस रूप का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनाइए उस रूप का, ये समीकरण इस रूप का नहीं है तो हम इसे बनाएंगे इस रूप का, बराबर में 0 लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए 2x प्लस y, अब ये 5 इधर लाइए, -5 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। नहीं था तो हमने अपने तरफ से बनाया। ठीक, यहाँ भी वही काम, 3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा, -8 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, वज्र गुणन विधि का उपयोग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे x, फिर बराबर लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे y, फिर बराबर लगाएंगे, फिर लिख देंगे 1। ठीक, और ऐसे ये कर दीजिए, आप अपॉन लगा दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, ये तो सब में करना है, जितना आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करोगे सब में इतना काम करना है। फिर हमें क्या करना है, ये देखना है समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण नंबर 1 में x का पहले हम मान लिख रहे हैं, तो x का मान लिखते समय क्या करेंगे हम लोग, x वाला पद जो है वो मूंद लेंगे, ये 2x और ये 3x ये मूंद लेंगे। ठीक, लिखेंगे पहले y का गुणांक, तो y का गुणांक पहले यहाँ क्या है,
अगर कुछ नहीं तो एक रहता है ना गुणांक, एक, ठीक। और यहाँ कितना है, 2, 2 हो गया, ठीक। अब देखिए आगे फिर अचर पद का -5, तो हम यहाँ लिखेंगे -5 और -8, माइनस का 8। फिर अब y का नीचे वाला भाग लिखना है तो हम क्या करेंगे, y वाला पद मूंद लेंगे, ये y और 2y ये हम मूंद लेंगे ऐसे। तो -5 पहले लिखेंगे, -5 और फिर -8 ये। फिर बात करते हैं हम क्या लिखेंगे, फिर 2 फिर 3, ठीक है। फिर अब एक के नीचे क्या लिखेंगे, तब जब अचर राशि को हम लिखना है, अचर राशि का हर, तब क्या करेंगे, अचर राशि को हम मूंद लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 में 5 है अचर राशि और समीकरण नंबर 2 में 8 है, तो इसे हम मूंद लेंगे। तब क्या लिखेंगे, पहले 2 फिर 3, 2 3 और 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2। इतनी बात क्लियर हुई। अगर कोई दिक्कत होगा तो अभी हम जैसे एक प्रश्न और करेंगे, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बस आप ऐसे देखते रहिए, अभी क्लियर हो जाएगा। यो यो यो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x अपॉन में 1 का 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऐसा एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, अभी आप बच्चे हैं कैलकुलेशन में। 1 का पहले हम 8 में करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा देंगे, उसके बाद में 2, फिर मल्टीप्लाई इसका होगा इसमें -5 में, ठीक। फिर ये बराबर लगाएंगे y बटे में, -5 का होगा किसमें, 3 में, फिर लगाएंगे बीच में माइनस, और -8 का होगा गुणा 2 में, -8 का होगा गुणा 2 में। ये हो गया काम खत्म। अब एक के नीचे देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 का होगा गुणा 2 में, 2 गुणे 2, -3 का गुणा होगा 1 में, 3 गुणे 1, ठीक। अब आगे क्या होने वाला है, x बटे 1 का गुणा होगा -8 में, तो -8, फिर -2 और गुणे -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 पंचे 10, क्योंकि माइनस की अगर दोनों संख्याएं हैं और उनका गुणा हो जा रहा है तो वो प्लस में हो जाएंगी संख्या। इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 पचे 15 और माइनस का 15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16 बराबर में 1 बटे 2 दूनी 4 और -3 कम 3, ठीक। इतना काम हो गया। अब देखिए x बटे 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बराबर y बटे 16 में 15 जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 1 बटे 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करिए, इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2, इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3, ठीक। तो एक बार हम समीकरण 1 को समीकरण नंबर 3 के बराबर लेंगे और दूसरी बार समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 के बराबर लेंगे। आइए लेते हैं समीकरण नंबर 1 बराबर, समीकरण नंबर 1 बराबर 3 लेने पर समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 3 के बराबर लीजिए। समीकरण नंबर 1 क्या है, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू समीकरण नंबर 3 क्या है, 1/1, 1/1। तो क्या होगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, यूं x का 1 में करेंगे x, 2 का 1 में करेंगे 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब वही काम यहाँ भी, समीकरण नंबर 2 बराबर समीकरण नंबर 3 लेने पर, ठीक। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, y अपॉन में 1, समीकरण नंबर 3 है 1/1, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, y का 1 में करेंगे y, 1 का 1 में करेंगे 1,
तो y इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे आंसर आ चुके हैं। और क्या करना बाबू, आप आंसर आने के बाद में आप 30 सेकेंड टाइम देकर चेक कर लेना कि क्या आंसर हमारे सही हैं या नहीं। मैंने बताया भी था, कई प्रश्नों में बताया था आंसर चेक करने का ट्रिक। अगर आप लोगों ने देखा था, पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो और अच्छी बात। देखिए, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से देखेंगे। जो मान आएगा एक्स वाई को, ठीक है, वो मान उठा करके आप दोनों समीकरणों में से किसी एक में भी रख दो, ठीक है, एक साइड में रखो, और अगर वो बराबर आ जाए दूसरे साइड के तब तो काम हमारा सही है, नहीं तो गलत। तो समीकरण यहाँ आप रखिए 2 इंटू में x की वैल्यू आई है 2, तो 2 प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, y की वैल्यू आई 1, तो 1, तो 2 2 जा 4 और 1, तो 4 और 1 5 आया। और इसका RHS कितना है, 5 है, तो 5 आया सॉल्व करने पर, और इधर भी 5 था, यहाँ हमने मान रखा तो 5 आ गया, इधर 5 दे रखा है, इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 101% सही है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर थोड़ी सी भी आपको समस्या है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी दिक्कत सब दूर हो जाएगी। ये थर्ड पार्ट है हमारा। इसमें पहले तो हम देखेंगे कि क्या कंडीशन कौन सी फॉलो कर रही है। अगर अद्वितीय हल होगा तभी हमें सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व नहीं करना है। तो पहले हम चेक करते हैं। उससे पहले ये देखिए कि हमारा ये किस रूप में लिखा हुआ है। हमें पहले इसे किस रूप में लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब बराबर में 0 करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करेंगे हम लोग। तो 3x माइनस 5y इधर आएगा, ये माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। समीकरण नंबर 1 इसे नाम दे दो। ये क्या होगा, 6x माइनस का 10y, 40 इधर आएगा माइनस 40 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। समीकरण नंबर 2। अब गुणांकों को चेक करिए। a1 x का गुणांक क्या है, a1, देखिए a1 है हमारा कितना 3, और a2 है हमारा कितना 6। फिर b1 कितना है हमारा, b1 है हमारा माइनस का 5, और b2 है हमारा माइनस का 10, ठीक। और c1 है हमारा क्या, माइनस का 20, और c2 है हमारा माइनस का 40। गुणांकों को तो पता करना आपको आता ही है, पिछले एक्सरसाइज में मैंने बहुत बढ़िया से बताया था आपको, ठीक। तो अब देखिए अब क्या होने वाला है, चेक करिए। a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन a2, a1 है हमारा 3, a2 है हमारा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज 1/2। a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 1/2। अब चेक करिए b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू, b1 है हमारा -5 और b2 है हमारा -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब c1 c2 चेक करिए, c1 अपॉन c2, तो c1 है हमारा -20 और c2 है हमारा माइनस का 40, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 20 1 जा 20, 22 जा 40, ये आया हमारा 1/2, ठीक। तो कंडीशन देखिए कौन सी फॉलो हो रही है, चूंकि a1 अपॉन a2 इसमें तो सब बराबर है, 1/2 1/2 1/2 सब बराबर, तो कंडीशन नंबर 2 फॉलो हो रही है, ठीक है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। जब तीनों बराबर होते हैं उस स्थिति में रेखा जो होती है हमारी वो संपाती होती है, और संपाती रेखा के क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। मैंने बताया था आपको कि हल के लिए क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जितने स्थान पर काटती हैं उसके उतने हल होते हैं। तो संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत स्थानों पर काटती हैं, अनंत बिंदुओं पर, इसलिए उसके अनंत हल होते हैं। इसलिए दी गई समीकरण युग्म के
युग्म के अनंत हल होंगे। ठीक, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, हाथ जोड़कर सर झुकाकर चलते बनो। अगर कंडीशन नंबर फर्स्ट अद्वितीय हल होता तब हमें वज्रगुणन विधि से x और y का मान निकालना पड़ता, लेकिन वो कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, हल अद्वितीय नहीं है, इसलिए बस इतना करके छोड़ दीजिए आप। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब ये प्रश्न नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें 4 पार्ट थे ना। तो अब हम देखते हैं पहले कि क्या अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा तो हम वज्रगुणन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणांकों को देखते हैं क्या है। a1 क्या है हमारा 1 और b1 है हमारा -3 और c1 है हमारा -7। a2 है हमारा 3, b2 है हमारा -3 और c2 है हमारा -15। ठीक है, अब देखिए चेक करिए a1/a2, a1 है हमारा 1 और a2 कितना है हमारा 3, तो 3, तो a1/a2 आ गया 1/3। अब b1/b2 चेक करिए, तो b1 है हमारा -3 और b2 भी है हमारा -3, दोनों एक जैसे पूरे कट जाएंगे, आएगा 1/1। ठीक, अब देखिए c1, यहाँ देख लीजिए c1/में c2, c1 कितना है हमारा -7 और c2 है हमारा -15। कैंसिल, ये कहाँ कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7/15। तो देखिए अब यहाँ a1 और a2 ये चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी यार, हटाओ रफ करो, हमारा काम तो यहीं से बन गया अब कि a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसको हटाओ, इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, चूंकि इसलिए दी गई समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। इसलिए दी गई समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है तब हमें वज्रगुणन विधि से मान निकालना है x और y का। तो आइए निकालते हैं हम मान। वज्रगुणन विधि से मान निकालिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले आप ऐसे लिख लीजिए x और बराबर लगा लीजिए, फिर y, फिर बराबर लगा लीजिए, फिर 1, ये 3 चीज़ करना है। फिर डिवाइड में क्या लिखना है वो देखिए। x के डिवाइड में हम क्या लिखेंगे कि x के डिवाइड में लिखने के लिए x वाला पद पूरा मोल लीजिए और लिखेंगे हम पहले -3 और नीचे क्या है, नीचे भी -3 है, फिर -7 और -15। ठीक, अब y के नीचे लिखना है तो y वाला पद पूरा मूंद लीजिए। ठीक है, ऐसे। तो अब क्या लिखेंगे इसके आगे, -7 और -15, फिर अब इसके बाद में ये 1 और 3, फिर अचर पद का लिखना है हमें तो ये ढक लेंगे ऐसे, फिर हम लिखेंगे 1 और 3, फिर -3 और -3। उसके बाद में क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका यूं, इसका यूं। ओ नो, यहाँ नहीं होगा भाई, इसका यूं
इसका यूं 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 ये होता है। ठीक, तो करिए x अपॉन में -3 और -15, उसके बाद में बीच में हम माइनस लगाते हैं। ठीक, तो -3 और -7 बराबर लगाइए y अपॉन में -7 और गुणा होगा किससे, 3 से, माइनस लगाएंगे बीच में, -15 का 1 में, -15 इंटू होगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर बराबर बराबर लगा लीजिए, 1 अपॉन में 1 का होगा -3 में, तो 1 -3, फिर माइनस लगाते हैं हम, 3 का होगा -3 में, 3 का होगा गुणा -3 में। ठीक, अब आगे देखिए कहानी, आगे की कहानी मेरी जुबानी। x अपॉन में -3 का गुणा होगा -15 में, तो हो जाएगा कितना, 15 45 और -21, माइनस प्लस 21, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा इसको, माइनस का 21 बराबर में y बटे 7×21 माइनस में 21 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 15 बराबर 1/-3, ये गुणा होगा 1 का -3 में, तो हो जाएगा ये -3 और ये माइनस प्लस 3 त्रिका 9 प्लस में 9। अब क्या करेंगे हम, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 3 के बराबर करेंगे, वहां से हमें x का मान निकल आएगा, और एक बार समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 के बराबर कर देंगे, वहां से y का मान निकल आएगा। तो करिए समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 3 लेने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x अपॉन में, एक स्टेप तो भूल गए करना, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 में 2 जाएगा 2। ठीक है, 1 स्टेप में हमें क्या करना था कि एक बार इसको घटा भी लेना था, लेकिन चलिए छूट गया तो छूट गया, बराबर 1/9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 हो जाएगा। अब देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए आप, तो अब तिरछा गुणा क्या करना, आप तो कैलकुलेशन के मास्टर हो चुके हो, डायरेक्ट देखो, थोड़ा स्मार्टनेस लाओ कैलकुलेशन में। ये x तो इधर ही रहेगा, ये 24 को इधर भेज दो आप, और ये 6 नीचे रहेगा, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x = 4 आ गया। ठीक, अब हमें y का भी मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 के बराबर करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 बराबर समीकरण नंबर 3 लेने पर, तो लीजिए समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 के बराबर, y बटे 21 में 15 जाएगा 6, वो भी -6 बराबर 1/9 में 3 जाएगा 6। ठीक, अब देखिए y बराबर -6 को आप ऊपर भेज दीजिए, -6/6। ठीक, तो पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, वो भी माइनस में, तो y बराबर -1, y बराबर -1 आ गया, और x बराबर 4। तो ये आंसर हमारे पास फाइनली। ठीक, तो अब क्या करिए, 30 सेकंड, बस वही अपना 30 सेकंड निकाल कर आंसर भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर चेक करते समय क्या किया जाता है, x का मान आया है 4, तो 4 - 3, y का मान कितना आया है, y का मान आया है हमारा -1, तो -1, और ये 7 को आप इधर भेज देंगे तो ये +7 हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें +7 आ जाए तब तो आंसर सही है। तो 4 -1 में करेंगे, माइनस प्लस,
और 3 1 जा 3, तो 4 और 3 7, और ये इधर आएगा तो ये भी +7 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में हो जा रहे हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोग को हमारा वीडियो शेयर कीजिए। इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आपसे इतना भी नहीं हो पाएगा, थोड़ी हेल्प आप भी हमारी कर सकते हो। बस केवल शेयर ही तो करना है, आप अपने फ्रेंड्स को लोग को शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।